आइए आपको बताते हैं कि कैसे पेंगोंग में चिट हो गया है चीन, और इसी पर हम लगातार चर्चा करेंगे। इस वक्त आप बने हुए हैं प्रीति रघुनंदन के साथ। दरअसल हुआ यह है कि एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से झड़प की खबर है। भारतीय सेना ने झड़प के करीब दौरान 200 सैनिकों को खदेड़ा है। वहीं एलएसी पर झड़प की खबर पर पीएम मोदी ने लद्दाख के उपराज्यपाल से बातचीत की है, और इस बीच चीन ने एक बार फिर से झूठ बोल दिया है, जो उसकी आदत में शामिल है, और एलएसी पार न करने की सफाई दे दी है। जबकि इससे पहले गलवान घाटी पर भी चीन ने झूठ बोला था, जब भारतीय सेना के साथ संघर्ष में कई चीनी सैनिक मारे गए थे, जिनकी कब्र की तस्वीरें सामने आई थीं। तो 5 तस्वीरें जो गवाही दे रही हैं इस बात की कि भारत ने एक बार फिर से चीन को करारा जवाब दिया है। वो करारा जवाब जो चीन को जरूरी दिया जाना था। दरअसल हुआ यह है कि खबर है कि 29 अगस्त की रात झड़प हुई है एक बार फिर से चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों में, और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिक जो कि एलएसी को क्रॉस कर गए थे, ऐसे 200 सैनिकों को खदेड़ दिया है। रात 1 बजे घुसपैठ हुई थी और चीन के 200 जवानों को सेना ने खदेड़ दिया। और एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से झड़प की खबर है। सेना ने बताया कि भारत के जवानों और चीन के सैनिकों के बीच 29 अगस्त की रात को झड़प हुई थी, जिसके बाद एलएसी पर तनाव बढ़ गया है। फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। बताया ये जा रहा है कि 29 अगस्त की रात हुई उस झड़प में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है, बल्कि खबर तो ये है कि घटना वाले इलाके से वहां के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। तो ये खबर लगातार सामने आई तब देखिए 75 दिन ही हुए हैं। 15 जून की वो याद कर लीजिए घटना, जिसमें गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों में संघर्ष हुआ था। भारत के 20 जवान जरूर शहीद हुए थे, लेकिन भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों को भी नाको चने चपवा दिए थे। 40 सैनिक उनके भी मौत के घाट उतार दिए थे हमारे जवानों ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं संदीप और अरुण इस खबर पर आगे जानकारी देने के लिए। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हैं। शेष नारायण जी, मैं आपके पास आऊंगी, और सर ये बता दीजिए कि चीन का पक्का इलाज क्या है, क्योंकि 75 दिन पहले जो हुआ वो एक बार फिर से करने की कोशिश कर रहा है चीन। चलिए शेष जी के पास मैं ये सवाल लेकर दोबारा जाऊंगी। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, जो घटना अभी 15 जून की तारीख को हुई थी वो फिर से इस तरह की घटना है, लेकिन भारत ने इस बार मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। इस घटना के बाद किस तरह की गहमा गहमी है? प्रीति, 15 जून को तो जिस तरीके से क्लैश हुआ, उससे पहले जो पहली बार जब खबर लगी थी इस साल की, दोनों देशों की सेना जो है आमने सामने हुई थी, वो जो है 6 मई की बात थी, जिस वक्त जो है इस तरीके का विवाद शुरू हुआ। उसी दिन से ये विवाद सामने भी आना शुरू हुआ। उसके बाद बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन 15 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई और हमें नुकसान हुआ, उसके बाद भी लगातार जो है कूटनीतिक स्तर पर ही बातचीत होती रही है। लेकिन अब चीन जो है वो अपनी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। शुरुआती दौर में बातचीत के दौरान तो फिर भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर जो है, कम से कम किलोमीटर दूर जो है, अपनी सेना को पीछे किया था। रीज़न बताया जा रहा था कि वहाँ पे जो है गलवान रिवर है, उसमें जो है पानी आ गया था, जिसकी वजह से पीछे चले गए। लेकिन सेना के अधिकारी भी ये साफ कहते रहे कि थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन पहला फेज़ ख़त्म हुआ था, दूसरा फेज़ अभी तक शुरू नहीं हुआ। चूँकि कल जो 29 और 30 की रात जो है, जैसे ही भारतीय सेना को इस बात की खबर लगी कि एक बड़े लाव लश्कर और हथियारों के साथ जो है चीन की सेना बढ़ रही है एलएसी की तरफ, और इस बार जो है जगह बदली गई है। इस बार जो है सदर्न पार्ट ऑफ जो पेंगोंग है उस तरफ, यानी चुशूल के इलाके की तरफ जो है मूवमेंट ज़्यादा हुआ। प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और चीनी सैनिकों को जो है वहाँ आने नहीं दिया, और उस वजह से जो है इस वक्त इस पूरे मसले पर जो है बैठक जारी है। सुबह से लगातार जो है दोनों देशों के ब्रिगेडियर लेवल के जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। स्थिति जो है, हालांकि ऑपरेशन के बारे में और उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। नहीं आ रही है संदीप, क्योंकि रणनीतिक और जो इस तरह के फैसले होते हैं वो साझा नहीं किए जाते हैं सार्वजनिक तौर पर। मैं आपके साथ आगे जुड़ूंगी, अरुण भी हमारे साथ है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के जवानों में झड़प के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि चीन हर रोज घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी को देश को जवाब देना चाहिए। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं।
परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं। और कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि कोई भी भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है यह किसी पार्टी का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है और सरकार ने इस पर एक वक्तव्य भी जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ओर से। वो वक्तव्य आप सबके सामने है और मैं तो आज इस प्लेटफॉर्म से इंडिया की आर्मी को और हमारे जवानों को सैल्यूट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता उन्हें सैल्यूट करती है कि जिस जाबाजी के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य निवारण किया है और जिस प्रकार भारत के संप्रभुता को बचाया है, वो अपने आप में सलाम के काबिल है। हम सब नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद करते हैं। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अरुण, जिस तरह मौजूदा टेंस माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में सियासत को चमकाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मौजूदा वक्त की क्या ये नजाकत है, जरूरी है या गैर वाजिब है? देखिए, देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मसले पर अगर नेता बिला वजह की बयानबाजी न करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो, उस पर पॉलिटिकल पार्टी अगर रिएक्ट न करें तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का तमगा शायद उनको लगता है कि उनके पास है ही नहीं। और इसलिए आप देखिए कि कोई छोटी सी घटना होती है, तुरंत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आवाज़ें आती हैं। संबित पात्रा और रणदीप सुरजेवाला दोनों को आपने सुना। जहां तक भारत और चीन के बीच तनाव की बात है, ये लगातार 3-4 महीने से चल रहा है। अप्रैल से शुरू हुआ ये, अप्रैल मई, 5 मई को पहली झड़प हुई थी, उसके बाद जून में गलवान हुआ और तब से लेकर अब तक चीन की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो साजिश रचता रहता है। पहले चीन इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया, एक इंच करके, एक फुट करके इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और पिछले कुछ सालों में जब उसने ये देखा कि भारत वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके आसपास चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत था। लेकिन हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में ज़्यादा तवज्जो दी है। न सिर्फ रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं और ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम गए थे वहाँ पर और वहाँ पर भारतीय जो सीमा पर सड़क संगठन है, उसने ऐसे पुल बनाए हैं जिससे हमारे हैवी आर्टिलरी, हमारे टैंक जा सकते हैं, तोपखाना की तोपें जा सकती हैं। तो चीन की चिंता यही है और इसीलिए यानी चीन की तकलीफ ये है कि भारत वहां पर विकासवादी कैसे हो रहा है, क्योंकि चीन की तो नीति रही है विस्तारवाद की। और हमारे साथ शेष जी भी जुड़ गए हैं। शेष जी, ये जो आप सुन रहे थे अभी अरुण को कि किस तरह से चीन की तकलीफें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि भारत विकासशील होकर वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन ऐसे चीन का जो लगातार बीते कुछ महीनों से अगर हम नजर डालें तो खलल ही डाल रहा है भारत की उस नीति में जिस पर भारत चलना चाहता है। उसका पक्का इलाज क्या देख रहे हैं आप? आर्म फोर्सेस और भारत की पूरी जनता इस वक्त तैयार खड़ी रहती है हरदम। एक कृपा अगर ये नेता लोग कर दें जो श्रीमान जी के लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो वो जरा अपना इतिहास देख लें, क्या कारस्तानी की है। पूरा का पूरा जीत के आए थे, खेमकरण से आगे थे, बहुत आगे तक, और जाके ताशकंद में सरेंडर कर आई थी उनकी सरकार। तो अगर ये दूसरे श्रीमान जी उनकी संप्रभुता के खतरा आ रहा, कहाँ है संप्रभुता खतरा भाई? तो ये एक कृपा अगर ये कर ले देश, इनको कंपल्सरीली टीवी पे आने नेताओं को, जब तक चीन से टेंशन है, इन नेताओं पर प्रतिबंध लगा दो। अभी कह रहे हैं संबित पात्रा ने कि भारत सरकार बयान जारी करी, तो उन्हीं को जारी करने दो। तुम कौन हो भैया? तुम काहे कूद रहे हो, हम खा के बात कर रहे हो? और दूसरे जो जनरल लोग जो सर्वज्ञ बन के आके बैठ जाते हैं, इनको भी बाहर करो। ये लोग को जब ये थे कभी फौज में और तमाम तो जो किया होगा सो किया होगा। आज यहाँ क्या ज्ञान देने? हाँ, टेक्निकल कोई बात है तो उनसे हम जान लेंगे, उनसे बात लेंगे। और जो ये वॉर का नारा लगाने आते हैं, तो वॉर का नारा हमारी फौजें हर रेजिमेंट की प्रीति, हर और क्राई है, आइयो गोरखाली गोरखा रेजिमेंट। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी और इस बात पर जो आप विश्लेषण कर रहे हैं उस पर हम फिर से गौर करेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह है, बड़ी खबर, अहम खबर, वो ये कि LAC पर हुई झड़प के मुद्दे पर चीन ने एक बार फिर झूठ बोला है। चीन के विदेश मंत्री ने झूठ बोलते हुए कहा है कि चीनी सेना ने LAC नहीं क्रॉस की, जबकि इससे पहले चीन ने डर के मारे लद्दाख के पास J-20
विमान तैयार किए थे। तो जरा बताइए, J-20 विमान तैनात करने का क्या मतलब है, उनको तैयार करने का क्या मतलब है, वहां पर वो पहुंचे कैसे, और लगातार बीते दिनों जो खबरें आ रही हैं वो गलवान घाटी में हुए प्रकरण के बाद कि किस तरह से आप वहां पर अपनी एक्टिविटीज बढ़ाए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? तो चीन सीधे सीधे झूठ बोलने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने चीन पर साजिश का आरोप लगाया है। रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि चीन बड़ा हमला कर पेंगोंग झील को बदलने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर्स के बीच में बातचीत चल रही है, लोकल टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए और यह पता करने के लिए कि चीन ने क्या किया। चीन ये प्रोवोकेशन क्यों कर रहा है? क्या चीन इस प्रोवोकेशन को एस्केलेशन में बदलना चाहता है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को काफी चौकस रहना पड़ेगा। उन्हें चीन की हर चाल को एंटिसिपेट करना पड़ेगा। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेंगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। पेंगोंग के सदर्न बैंक के ऊपर क्लैशेस हुई हैं। ये पहली बार हुआ है अप्रैल से लेके आज तक की जो तनातनी हिंदुस्तान और चाइना की फौजियों के बीच में चल रही है कि नदर्न बैंक फिंगर 4 इलाके को छोड़कर अब सदर्न बैंक के इलाके में ये क्लैशेस हुई हैं। मेरे अनुमान से ये इलाका बुश का होगा और अच्छी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तानी फौजियों ने चाइनीज को स्टेटस को बदली करने से रोका है। संदीप, जरा ये बताइए, इस बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताइएगा इस बात को कि जिस तरह से भारत के सैनिकों ने 200 चीन के सैनिकों को खदेड़ा, अगर वो अपनी इस मंशा में कामयाब हो जाते तो उसका असर क्या होता, उसके मायने क्या होते? देखिए प्रीति, जिस जगह इस वक्त ब्रिगेडियर लेवल की जो बातचीत हो रही है चुशूल में हो रही है, और ये जो हिमाकत करने की कोशिश की गई वो चुशूल के इलाके में ही करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि चीन चाहता है कि वो अपने जो पोजीशंस हैं उसको जो है सिक्योर कर सके, अपने आप को मजबूत कर सके। अगर हम लोग बात करें, चीन जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त है उसको ये लग रहा है कि भारत जो है वो अग्रेसिव मोड पे है। भारत जो है वो बिल्कुल भी एक कदम भी जो है वहाँ से हट नहीं रहा है, उनको लगातार चुनौती दे रहा है LAC पे। तो ऐसे में वो सारे इलाके जहाँ पे कि भारत की जो है मजबूत स्थिति है, और चीन को शायद इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत कोई ऐसा ऑपरेशन करके उनके इलाके में ना चला जाए, उसके मद्देनज़र जो है चीन अपने आप को उन इलाकों में मजबूत करने की कोशिश में लगा है जिन इलाकों में जो है वो कमज़ोर है। और उसी के मद्देनज़र ये जो पूरा लाव लश्कर लेके घुसे थे और वो भारतीय LAC के पास तक पहुंच गए थे, उन इलाकों तक जहां तक कि वो नहीं आते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर एक डर जो है चीन के अंदर ये दिखा रहा है कि भारत की सेना ने जिस तरीके से अपना डिप्लॉयमेंट उन इलाकों में बढ़ाया है। अगर चुशूल की बात करें तो चुशूल में अगर लड़ाई होती है तो सीधे तौर पर आर्मर्ड की लड़ाई होगी। तो ऐसे में बहुत कोशिश यही है चीन की कि वो अपने आप को, अपने डिफेंसेस को मजबूत करे, और उसी के चलते ये बात को मैं शेष जी के जरिए समझना चाहती हूँ। शेष जी, एक दर्शक, एक नागरिक, एक भारतीय ये समझना चाहता है कि भारत अगर अग्रेसिव मोड में है तो फिर 29 अगस्त को 200 सैनिकों को खदेड़ने की नौबत क्यों आई? चीन अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? भारत, मैं बोलूं? जी हेलो, बिल्कुल शेष जी। भारत एग्रेसिव मोड में कभी नहीं रहता। भारत हमेशा अपने डिफेंस रक्षा के मोड में रहता है और वो परमानेंट रक्षा के मोड में है। और अभी जो बताया संदीप ने कि वहां पर जो आगे बढ़े तो रक्षा के मोड में खड़े तो उन्होंने उनको पीछे कर दिया। हिंदुस्तान हमलावर देश नहीं है, कभी किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन जब हमला होता है तो या तो बांग्लादेश बना के छोड़ देता है या लाहौर के एकदम मुहाने तक जाके चढ़ के पहुंच जाता है। 62 में गलती जरूर हुई थी क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ऐसा था, लेकिन आज डिफेंस मिनिस्टर डिफरेंट है। डिफेंस मिनिस्टर एकदम फ्रंट लाइन पे जाके बता के मैसेज आया है और प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट है, और इन लोगों को काम करने दिया जाए। हमारा मशवरा ये है कि सबको, अभी हमने देखा कि एक टीवी चैनल पे नारा लग रहा था याचना नहीं और रण होगा। अबे याचना हम कब कर रहे थे? चीन के सामने याचना तो तब नहीं की गई जब मनमोहन लाइन पे बकवास कर रहे थे ब्रिटिश पीरियड में,
और चीन के सामने याचना तब नहीं की गई जबकि साइन और इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट में 62 में हमको हुआ था। चूसुल में जब पिछली बार इनका एडवांसमेंट हुआ था तो चूसुल में तो बैठक चल रही थी और वहीं पे हमारे अरुण सिंह जो यहाँ आपके पास सब मौजूद हैं वहां पे। और अरुण ने बेहतर तरीके से समझाया भी शेष जी कि किस तरह से वो इलाका हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारी वहां तैयारियां कितनी मजबूत है, क्योंकि खुद उस वक्त जब ये पूरा गलवान घाटी का घटनाक्रम हुआ था तब वहां गए थे अरुण और तमाम जानकारियां रिपोर्टिंग वहां से की थी। आप सभी का, शेष जी आपका और अरुण आपका और साथ ही संदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम जुड़ते रहेंगे आप दोनों से। और साथ ही इस बीच चीन के सबसे बड़े धोखे को बेनकाब करती है एक बड़ी खबर देख लीजिए। दरअसल हुआ यह कि चीन के सैनिकों ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत की सरहद में घुसने की गुस्ताखी कर दी है और चीन के सैनिकों ने यह हिमाकत 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और उन्हें वापस उनकी सरहद में धकेल दिया है। और बताया जा रहा है कि 29 अगस्त की रात हुई उस झड़प में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। चीन की चालबाजी पर बड़ी खबर, चीन के झूठ का पर्दाफाश करती बड़ी खबर, एलएसी पर पकड़ा गया चीन का फरेब, शांति की आड़ में घुसपैठ की कोशिश। चीन ना तो चोरी से जाए और ना ही हेराफेरी से जाए, एलएसी पर चीन के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर यह है कि एलएसी के पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन की सेना उकसाने वाली गतिविधियां कर रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक चीनी सेना ने यथास्थिति को बदलने के लिए सैन्य गतिविधियां की, लेकिन भारतीय सेना को उनकी इस गतिविधि का अंदाजा लग गया और उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। चीनी सेना की ओर से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात में यह कोशिश की गई थी। इस कार्रवाई में कोई घायल हुआ या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। चीन एक ऐसा चालबाज देश है जो हमेशा दोस्ती और शांति के नाम पर धोखा देता आया है। एलएसी पर भी चीन की चोरी एक बार फिर से पकड़ में आई है। इस बार एलएसी पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ा है और इसकी वजह यह है कि चीन के सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश की। वो तो भारतीय सेना मुस्तैद थी, इसीलिए चीन के सैनिकों को सरहद के पार धकेल दिया गया। इसके साथ ही चीन ने लद्दाख सीमा के पास होतान एयरबेस पर अपने J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है, जिससे चीन के दोहरे चरित्र का साफ पता चलता है। दगाबाजी और फरेब चीन के डीएनए में है। चीन की चालबाजी का ये आलम है कि एक तरफ तो वो एलएसी पर तनाव कम करने का ढोंग कर रहा है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेडियर कमांडर के स्तर की बातचीत कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी सेना ने एक बार फिर शांति की आड़ में भारत की सरहद में घुसने की गुस्ताखी की है। दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर्स के बीच में बातचीत चल रही है, लोकल टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए और यह पता करने के लिए कि चीन ने क्या किया। चीन ये प्रोवोकेशन क्यों कर रहा है? क्या चीन इस प्रोवोकेशन को एस्केलेशन में बदलना चाहता है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को काफी चौकस रहना पड़ेगा। उन्हें चीन की हर चाल को एंटिसिपेट करना पड़ेगा। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। 2020 की शुरुआत में चीन ने एलएसी पर लद्दाख सीमा के पास कई जगहों पर अपने कैंप लगा दिए थे। इसके बाद यह विवाद इतना बढ़ा कि लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों के जवानों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे दी थी। इस झड़प के बाद चीन ने कहा था कि उसका एक भी सैनिक मारा नहीं गया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि गलवान में 15 जून की रात को हुई झड़प के दौरान चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे।
भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुए विवाद को सुलझाने के लिए 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। इस विवाद पर अब तक कई बार कोर कमांडर लेवल पर हुई बातचीत में दोनों देश एलएसी पर पहली जैसी स्थिति को वापस लाने पर राजी तो हुए हैं, लेकिन चीन ने जमीनी स्तर पर अपना वादा कभी नहीं निभाया है। उल्टे उसने सीमा पर अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, यानी चीन ना तो चोरी से जाए और ना ही हेरा फेरी से जाए। सच तो यह है कि चीन ना तो चोरी से जाए और ना ही हेरा फेरी से जाए। गलवान में अपनी भद्द पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। दरअसल चीन ने भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की साजिश रची थी, लेकिन चीन की ये चोरी पकड़ी गई। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के इस जासूसी कांड का पर्दाफाश कर दिया। फिर पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत के अहम ठिकानों की जासूसी कर रहा चीन। भारतीय सेना के अहम ठिकानों पर चीन की नजर। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। चीन चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। गलवान में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की साजिश बेनकाब हुई है। साजिश भारत के अहम सैन्य ठिकानों की जासूसी करने की। पकड़ी गई चीन की चोरी। बेनकाब हुई चीन की साजिश। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन के जासूसी कांड का पर्दाफाश। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन असम में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम ठिकानों में से एक तेजपुर एयरबेस और ओडिशा में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर मौजूद भारत की मिसाइल टेस्टिंग साइट की जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन ने भारत के तेजपुर एयरबेस और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखने के लिए यूनान प्रांत की रोइली काउंटी में लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार सिस्टम तैनात कर रखा है। रोइली काउंटी चीन म्यांमार सीमा के पास है। चीन का नया रडार सिस्टम म्यांमार सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस रडार की बदौलत चीन 1150 किलोमीटर दूर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखता है। इस रडार के जरिए चीन 575 किलोमीटर दूर तेजपुर बेस की जासूसी कर रहा है। चीन ने इस रडार को मार्च 2018 के बाद रोइली काउंटी में तैनात किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया है। यही वजह है कि चीन की नज़र भारत की इस मिसाइल टेस्टिंग साइट पर बनी हुई है। इसके अलावा चीन की रुइली काउंटी में तैनात रेडार की नज़र में भारतीय वायुसेना का तेजपुर बेस भी है। तेजपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स सुखोई 30 MKI के 2 स्क्वाड्रन्स तैनात हैं। यही वजह है कि चीन चाहता है कि इस बेस पर हर गतिविधि पर चीन की नज़र बनी रहे। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि तेजपुर बेस और चीन की सीमा के बीच दूरी महज 170 किलोमीटर की है। इसके अलावा भी चीन भारत भूटान सीमा के पास उत्तरी डोकलाम में भी भारत के खिलाफ अपनी साजिश का नया जाल बुन रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तरी डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण किया है। इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं।
चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर अपनी निगरानी काफी बढ़ा दी है। इसके साथ ही डोकलाम में भारत की जासूसी करने के लिए चीन अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, भारत में उत्तराखंड की सीमा से लगती चीन की सीमा पर चीन ने सर्विलांस के उपकरण और साथ ही साथ हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा दिए हैं। भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। दरअसल गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो भारत चीन सीमा पर हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उनकी चौकड़ी पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हफ्ते भर से लंबी पूछताछ के बाद आज सीबीआई रिया और उसकी चौकड़ी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। दरअसल सीबीआई के दफ्तर में रिया के साथ सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, कुक, केशव और अकाउंटेंट रजत मेवाती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है और इस सबके बीच आज 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली है। सूत्रों का कहना है कि अगर रिया ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस बीच खबर यह है कि सुशांत केस में सीबीआई की जांच के चक्रव्यूह में एक के बाद एक आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई आज जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उनमें रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक शामिल है और इनके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रजत मेवाती और कुक नीरज से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। जबकि सीबीआई की दूसरी टीम सुशांत के मैनेजर सुश्री मोदी और उनकी दोस्त जया साहा से भी पूछताछ और सवाल कर रही है। सीबीआई सुशांत के कुक केशव से भी पूछताछ कर रही है। और सबसे पहले आपको यह भी साथ ही साथ जानकारी दे दें कि यह पूछताछ लंबी चलने वाली है और इस पूछताछ के साथ ही आपको बता दें कई और अहम राज से पर्दा उठने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस पूछताछ में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस घंटे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं माना यह जा रहा है कि और भी बहुत सारी जानकारियां सामने आएंगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई बीते 6 घंटों से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ कर रही है और 6 घंटे से ज्यादा के वक्त के बाद ये माना जा रहा है कि सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलेंगे। सीबीआई अब तक रिया से 30 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। रिया के जरिए सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़ा हर सच जानना चाहती है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया से सुशांत के साथ उनके रिश्तों के अलावा 8 जून को हुए झगड़े के बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथ ही सुशांत की तबीयत और सुशांत के परिवार के साथ रिया के रिश्तों पर भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया ने पैसों के लेन देन की जानकारी सीबीआई को बताई है। जब रिया से ड्रग्स के बारे में सवाल पूछा गया तो रिया ने जवाब दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी को ड्रग्स मुहैया कराए हैं, ये सवाल भी बहुत अहम है जिसका जवाब आना बाकी है। तो सुशांत केस में रिया से लगातार चौथे दिन पूछताछ हो रही है और कुल मिलाकर सीबीआई रिया से 30 घंटे से ज्यादा देर से पूछताछ कर चुकी है। रिया से पहली शुक्रवार को भी पूछताछ हुई थी और उस दिन सीबीआई ने उससे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी, जबकि दूसरे दिन 7 घंटे और तीसरे दिन 9 घंटे पूछताछ की गई थी। और आज चौथे दिन भी रिया सीबीआई के सवालों के जवाब लगातार दे रही हैं। वो चक्रव्यूह और गहराता जा रहा है। आज रिया से अब तक 6 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं जो लगातार डीआरडीओ दफ्तर में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर निगाह बनाए हुए हैं। अभी क्या और जानकारी मिल रही है? सबसे बड़ी खबर तो यह है कि 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है अभिषेक पूछताछ को। देखिए, अभी अगर बात करें पूछताछ को लेकर तो 6 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। पूछताछ लगातार शुरू है। इस बीच नीरज को यहां से सीबीआई की टीम लेकर गई है। नीरज को इसलिए लेकर गई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर नीरज चूंकि घर में रहते थे और ऐसे में उनको सारी चीजें पता होता था, तो सीबीआई नीरज को लेकर गई है। उसके अलावा दूसरे कई
लोगों को बुलाया गया है, वाटरस्टोन के लोगों को बुलाया गया है, जिनके साथ पूछताछ सीबीआई कर रही है। यानी तीसरी बार वाटरस्टोन के लोगों को बुलाया गया है। कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जहां पर सुशांत स्पिरिचुअल हीलिंग लेते थे वहां पर भी इसके तार हैं, वहां पर क्या किस तरीके की चीजें होती थी, लेकिन यहाँ पर वाटरस्टोन के लोगों को बुलाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जया शाह हो, श्रुति मोदी हो या दूसरे तमाम सारे लोग हैं, उन सब से पूछताछ कर रही है। साथ ही रिया और सौबिक हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इस पूरे मामले में रिया जो भी जवाब दे रही है उसको उसके दूसरे गवाहों के साथ क्रॉस किया जा रहा है ताकि उसको उस जवाब को जस्टिफाई किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो यहाँ पर ये है कि खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में रिया से पूछताछ हुई है और ड्रग्स को लेकर के पूछताछ हुई है कि ड्रग्स आखिर जो मंगाया जा रहा था वो किसके लिए मंगाया जा रहा था और क्या इसमें कौन-कौन से लोग अभिषेक, ये जो ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ आधा अधूरा सा जवाब रिया ने दिया है, उस पर और डिटेल आनी बाकी है, जिस पर आप निगाह रखिएगा। अपडेट के लिए जुड़ेंगे आपके साथ। इधर सीबीआई आज सुशांत केस में कई लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में रिया सुशांत के घर भी पहुंची है, जहां वो करीब 2 घंटे तक मौजूद रही, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गई। तो ये अहम और जानकारी, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें सीबीआई आज सुशांत केस में कई लोगों से पूछताछ कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। तस्वीरें देखिए। ऐसे में रिया सुशांत के घर जो टीम है वो भी पहुंची है और जहां पर वो करीब 2 घंटे से मौजूद रही है, जिसके बाद वो वहां से रवाना हुई है। 2 घंटे का वक्त सुशांत के घर पर बिताने के बाद सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ से निकल चुकी है। करीब 1:15 बजे के आसपास ये टीम यहाँ पहुंची थी और अब करीब जो 3 बजे का वक्त है, करीब 2 घंटे की करीब ये टीम रही। और इस दौरान सीबीआई की टीम को जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के दौरान जो है उन्हें कुछ साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद टीम जो है यहाँ पहुंची थी और करीब 2 घंटे का वक्त जो है सुशांत के घर में बिताने के बाद टीम यहाँ से रवाना हो रही है। और खास तौर पर इसमें एक अधिकारी सीबीआई का इस वक्त है जो कि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि सीबीआई जो है वो तीसरी बार सुशांत के घर पर आई है। और ऐसे में जो तमाम जानकारी मिल रही है कि जब पूछताछ चल रही थी अंदर या चक्रवर्ती और उनके अन्य लोगों के साथ जो है, तो उस दौरान सीबीआई को साक्ष्य मिले थे। उसके बाद फिर टीम यहाँ पहुंची थी, 2 घंटे का वक्त बिताया है और यहाँ से टीम अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गई है। कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। तो इस इन्वेस्टिगेशन पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन इस बीच 14 जून यानी वो तारीख जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके कमरे में पाया गया था, 14 जून को सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था, इसको लेकर कई कहानियां हैं। सीबीआई की जांच का केंद्र भी वही फ्लैट नंबर 601 है। सुराग हासिल करने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। अब हम सुशांत के फ्लैट की 14 जून की कहानी उस शख्स की जुबानी सुनाते हैं जिसने सबसे पहले सुशांत के शव को देखा। सुशांत मौत मिस्ट्री में सबसे बड़ा पर्दाफाश सामने आने वाली है। सबसे बड़ी हकीकत 14 जून के दिन सुशांत के फ्लैट की असली तस्वीर आज सामने आएगा। एक दबा हुआ सच। आज सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिसका इंतजार सारा देश कर रहा था। सभी जानना चाहते हैं कि 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, कमरे में वो कैसे और किस हालत में पाए गए थे। इसी सवाल का जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। आज सारा देश जानेगा कि सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में 14 जून की सुबह क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। हर घटना की एक एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी और ये वो कहानी है जो सीबीआई को बताई गई है। 14 जून मुंबई, सुबह 7 बजे। 14 जून की सुबह भी मुंबई वालों के लिए एक सामान्य दिन के सुबह की तरह ही थी। कुछ लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो कुछ लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बांद्रा के माउंट ब्लैंक नाम की एक बिल्डिंग के 601 नंबर फ्लैट में हंगामा मचा हुआ था। 601 नंबर के फ्लैट से ही डुप्लेक्स में दूसरी मंजिल पर 701 नंबर में सीढ़ियां जाती थीं और इस हलचल का केंद्र था 4 कमरों वाले
फ्लैट नंबर 701 का एक कमरा जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ड्यूप्लेक्स फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से यानी 701 में रहते थे। उनका कमरा सुशांत के ठीक बगल वाला था। सिद्धार्थ अपने कमरे में सो रहे थे। उनके दरवाजे पर दो लोगों ने दस्तक दी। दस्तक देने वाले थे केशव और नीरज। केशव सुशांत का घरेलू सहायक है। नीरज सुशांत सिंह का कुक है। केशव और नीरज ने कहा कि सुशांत का दरवाजा बहुत देर से बंद है। दोनों ने बताया कि सुशांत ने सुबह 8 बजे पानी मांगा था। बाद में सुशांत ने 9 बजे जूस और नारियल पानी लिया। उसके बाद 9:30 बजे से दरवाजा लगातार बंद है। यह बात सुनकर सिद्धार्थ पिठानी का भी दिमाग ठनका। यह बात सुशांत से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि सुशांत अपने कमरे का दरवाजा कभी बंद नहीं करते थे। वो अगर अंदर सोए हुए तो वो लॉक कभी नहीं करते थे, जो खुला ही रहता था, क्योंकि अगर वो लॉक कर दिया तो शूट का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है। कॉल टाइम के हिसाब से उनको उठना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है शूट पे, तो वो कभी लॉक नहीं करता था। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक सुशांत के कमरे का दरवाजा तभी बंद होता था जब रिया सुशांत के कमरे में होती थी, लेकिन रिया तो 8 जून से ही उस फ्लैट में नहीं थी। तब नीरज, केशव और सिद्धार्थ तेजी से सुशांत के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और सिद्धार्थ और सुशांत के बीच एक दरवाजे का फासला रह गया था। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ कुछ देर तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को फोन किया और उसे दूसरी चाबी लेकर आने को कहा। मिरांडा ने कहा कि उसके पास फ्लैट की कोई दूसरी चाबी नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि उसे किसी तरह सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाना था ताकि अंदर का हाल देखा जा सके। अब यही कहानी में रहस्यमय मोड़ आ गया। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले का पता करना शुरू किया। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने इंटरनेट पर सर्च किया और बांद्रा इलाके में जो चाबी वाला उसे मिला उसे उसने तुरंत फोन कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, मैं कैसे बताऊंगी किसका कॉल आया था। यही वो चाबी वाला रफीक है जिसने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ा था। न्यूज़ 18 की टीम ने इससे बात भी की तो ये बेहद डरा हुआ दिखा। कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार कर दिया। वो मुझे नहीं पता है सर, मैं कैसे बताऊंगी किसका कॉल आया था। आप कॉल पे गए थे? सीबीआई अगर इंक्वायरी कर रही है तो सीबीआई को पूरा हक है, उसका इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन जो भी लॉक खुला रहेगा उधर पे जो भी की मेकर गया रहेगा। आप गए थे? हाँ? ये बात से इनकार कर रहे हैं आप। ये चीज़ ठीक है, आप ना बताएं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ तो बता सकते हैं ना आप कि जो है पुलिस ने बयान तो दर्ज किया ना आपका। किसका? आपका। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रही है। अगर आप डिनायल जाएंगे तो वो सीबीआई में उल्टा जाएगा आपके खिलाफ। जो भी है सीबीआई जो भी काम करेगी उनको करने दो, अपना काम करेगी। वो मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई भी अच्छा काम करेगी, उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है। लेकिन जो भी केस हुआ है, जो भी है मतलब वो आपने देखा था क्या ऊपर जाते? मुझे नहीं पता है सर, मैं इसके बारे में कैसा बताऊँगा। आप किसको भी पूछ लोगे तो कैसा बताएगा सर? किसको भी पूछ लोगे की बात नहीं है, मैं ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड आया उसके बिना पे पूछ रहा हूँ। नहीं, उधर जाने के बाद ही आप उधर जाके चेक करिए कि उधर कौन आया था। आप आए थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे। बयान फिर किस बिना पे हुआ है? तो बयान आप पुलिस में जाके पूछिए ना, अपने उन्होंने किसका बयान लिया है। आपका भाई गया था? मतलब उधर जाके आप पूछेंगे। आपका भाई गया था? नहीं, उधर जाके आप पूछिए, उसका नाम, नंबर, एड्रेस पूरा दे लीजिए, या तो अपार्टमेंट में भी नंबर नाम लिखा रहेगा वो ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी और चाबी वाले में क्या बात हुई। ये सारी कहानी सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक है। सिद्धार्थ पिठानी ने फोन पर बात करके चाबी वाले से तुरंत फ्लैट पर आने के लिए कहा। चाबी वाले ने कहा, कैंसिल तो नहीं करोगे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, नहीं। फिर चाबी वाले ने कहा कि दूसरी चाबी बनाने के 2000 रुपए लगेंगे। सिद्धार्थ पिठानी तुरंत राजी हो गए। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि चाबी वाला सुशांत के फ्लैट पर पहुंचकर लॉक को दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं खोल पाया। फिर चाबी वाले ने कहा कि लॉक को तोड़ना होगा। सिद्धार्थ की मंजूरी के बाद
चाबी वाले ने सुशांत के फ्लैट के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। फिर इसी के बाद से ही सिद्धार्थ पठानी सीबीआई के शक के दायरे में है। बताया जाता है कि लॉक टूटने के बाद जैसे ही चाबी वाले ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट का दरवाजा खोलना चाहा, उसे रोक दिया गया और सिद्धार्थ ने उसे अपना सामान समेटकर वापस जाने के लिए कहा। कहे के मुताबिक सिद्धार्थ पठानी ने उसे 2000 रुपए भी दिए। बताया जाता है कि चाबी वाले के जाने के बाद फ्लैट नंबर 601 में कमरे में बंद सुशांत के अलावा 4 लोग रह गए। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत। फिर सुशांत के कमरे के टूटे लॉक वाले दरवाजे को ढकेल कर सिद्धार्थ अंदर पहुंचे। सिद्धार्थ के मुताबिक कमरे के अंदर सुशांत का शरीर पंखे से लटक रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ समेत सभी की हालत खराब हो गई। सिद्धार्थ ने तुरंत मुंबई में ही रहने वाली सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। फिर सिद्धार्थ ने 108 पर भी कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। बताया जाता है कि 108 नंबर पर बैठा सरकारी कर्मचारी लगातार मरने वाले का नाम पूछ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी नाम बताने से बचना चाह रहे थे। बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा कि वो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर से बोल रहे हैं। यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ बैठा कर्मचारी भी उछल गया। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत की बड़ी बहन का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि शरीर को नीचे उतारना पड़ेगा। नीरज, केशव और दीपेश ने पूछा, यह करने के लिए किसने कहा? तो सिद्धार्थ ने सुशांत के सबसे बड़े जीजा का नाम लिया। सिद्धार्थ ने बताया कि उसने चाकू से उस कपड़े को काट दिया जिस पर सुशांत का शरीर लटका हुआ था। फिर सुशांत के शरीर को बेड पर लिटा दिया गया। इस समय उस फ्लैट नंबर 601 में चुप्पी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, लेकिन ये सीन कई सवालों के घेरे में है। लेकिन ऐसा सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। सुशांत के शरीर को नीचे उतारने के बाद सभी उसकी बहन मीतू का इंतजार कर रहे थे। तभी फ्लैट में सुशांत की बहन मीतू पहुंचती है। सुशांत के शव को देखते ही मीतू ने कहा, ये तुमने क्या कर लिया बाबू? सिद्धार्थ के मुताबिक मीतू के कहने पर उसने सुशांत के सीने पर पंच भी किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सुशांत के गले में पड़े कुर्ते को नीरज ने निकाला। तभी सुशांत के फ्लैट में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी पहुंच जाते हैं, जिन्हें आने के लिए सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया था। ये है सुशांत के फ्लैट की 14 जून की कहानी, सिद्धार्थ पिठानी की जुबानी। अभी सीबीआई की जांच के बाद यह साफ होना बाकी है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ।